जब चुना ही था कत्लेआम का हुनर देखकर जी। तो आश्चर्य क्या है लाशों का शहर देख। क्या हुआ था? मतलब जो पिच बीजेपी की है, अगर उस पिच पर आप चुनाव लड़े तो आपकी हार तय है। आज अगर सारे विपक्षी गठबंधन 2-3 मुद्दे बना ले, पहला मुद्दा बना ले कि हम जाति जनगणना कराएंगे, बीजेपी को आज हिम्मत नहीं है कि वो जाति जनगणना का विरोध कर दे। जाति जनगणना का दबाव इतना मजबूत हो गया है कि वो जनगणना ही नहीं करा रहे, क्योंकि वो जाति जनगणना तो कराना नहीं चाहते, क्योंकि पोल खुल जाएगी कि जिनका काम जो है वो तो कर रहे हैं, वो उसका नाम भी रोशन कर रहे हैं। कोई नेता कितना भी फुटेज खाए कि नहीं नहीं ये हमारे वजह से हुआ है, तो वो नेता तो खुद ही ये बोल चुका है कि खाना बनाने वाले को क्रेडिट नहीं मिलती, जो परोसता है वो क्रेडिट ले जाता है। तो ये लोग कपड़े बदल के आके परोस ले रहे हैं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। देश भर में अपनी बेबाक आवाज के लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव जाने जाते हैं। प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन संविधान को बचाने के लिए, देश में समता, सद्भावना, बंधुता, मैत्री को बचाने के लिए दिन रात देश में घूमते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि हमारा भले देश चंद्र में पहुंच गया हो, चंद्रयान सफल हुआ हो, भले मानव नहीं गया हो, लेकिन एक यंत्र हमने भेजा, वो चंद्र की भूमि पर पहुंचा। लेकिन आज भी हम हमारी धरातल पर, पृथ्वी की धरातल पर देखते हैं कि एक उत्सव तो चंद्रयान का मना रहे हैं, लेकिन उसी दरमियान हम देखते हैं कि चाहे ओबीसी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे ट्राइब्स हो, चाहे महिलाएं हो, इनका उत्पीड़न, और उसके बारे में कोई नहीं बोलता, और चंद्रयान के बारे में सब बोल रहे हैं। क्या परिस्थिति है देश की आज की? बिल्कुल ठीक बात है। पहले तो आवाज़ इंडिया के सभी दर्शकों को बहुत शुक्रिया और अभिवादन। मुझे बहुत खुशी है आज आपके इस प्रोग्राम में आकर के। कोई भी जागरूक नागरिक है तो वो इस बात को लेकर के परेशान तो होगा ही जी। खुश इस बात से जरूर होगा कि दुनिया के 3 देश 4 देश के नामों में हमारा देश शामिल हुआ है। तो किसी भी देश के नागरिक के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जो भी सजग जागरूक नागरिक है वो भी ये समझता है कि किसी नेता की वजह से नहीं हुआ जी, ये वैज्ञानिकों की वजह से हुआ जी। एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया। पिछले 50-60 साल में वहाँ वैज्ञानिकों ने मेहनत की। साइकिल पर जो काम करते थे, बनियान पहनकर जो काम करते थे, वो इसरो के वैज्ञानिक धीरे धीरे इतना अपनी गलतियों से सीखते हुए, शोध करते हुए जी, एक कामयाबी दे करके देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर देते हैं। तो ये तो उन वैज्ञानिकों को क्रेडिट है और उनको आप देंगे। लेकिन नागरिक के तौर पर हमारे कुछ उसूल होते हैं जी, कि हमारा कंट्रीब्यूशन इस देश में क्या है। और इस लिहाज से देखें तो आपका सवाल बहुत अहम है कि जिनका काम जो है वो तो कर रहे हैं, वो उसका नाम भी रोशन कर रहे हैं। कोई नेता कितना भी फुटेज खाए कि नहीं नहीं ये हमारे वजह से हुआ है, तो वो नेता तो खुद ही ये बोल चुका है कि खाना बनाने वाले को क्रेडिट नहीं मिलती, जो परोसता है वो क्रेडिट ले जाता है। तो ये लोग कपड़े बदल के आके परोस ले रहे हैं। लेकिन असल में इस देश की चिंता ये होनी चाहिए कि आप दुनिया में नाम तो कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपके देश में आज भी जाति के नाम पर कोई घोड़ी चढ़ने से मारा जाएगा, कोई साइंस का स्टूडेंट अपने इंस्टीट्यूशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मांगेगा तो उसके ऊपर जेल मुकदमा होगा, किसी महिला पर अगर अत्याचार होगा, और एज ए कंट्री, एज ए नेशन आप इसे रोक नहीं पा रहे, गटर में काम करते हुए मरते आज भी लोग हैं, फिर ये तो आपको देश का नाम दुनिया की निगाह में शर्म का भी तो बनाएगा जी। तो चिंतित तो होना चाहिए कि आपको अपने देश का नाम वाकई अगर बड़ा करना है तो ये देखना होगा कि दुनिया में 2023 में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो नहीं होती। अगर दुनिया में कोई रंग भेद करेगा तो दुनिया उस पर उसके खिलाफ खड़ी होगी। 2 साल पहले अभी ब्लैक को एक वाइट से वो पुलिस के व्यक्ति ने मारा, मूवमेंट खड़ा हो गया और वाइट वहाँ के घुटने पर बैठ करके माफ़ी मांगते हैं कि हमारे वाइट्स ने ब्लैक्स के साथ, पुरखों ने गलती की। इस देश में ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला। बिल्कुल। तो आज भी कुछ गड्ढे हैं जिसे भरना होगा। बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि संविधान के आर्टिकल 55 में ये सारी चीज़ें हैं कि विज्ञान को बढ़ावा देना, उसी से फिर इसरो
आर्टिकल से ही आया है, विज्ञान की तरफ देखने का जो नज़रिया संविधान ने दिया है। लेकिन ये बात हमें ये सताती है बार बार कि चंद्रयान चंद्र पे पहुंचने के बाद लोग किसी विशिष्ट नेता का नाम ले रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान से आई हुई एक लेडी, उसको आधी स्क्रीन मिल रही है, जबकि हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति है उनका जिक्र नहीं, लेकिन पाकिस्तान से आई हुई लेडी को यहाँ मीडिया दिखा रहा है कि उसने कुछ व्रत रखी इसलिए चंद्रयान उतरा, और संविधान का जिक्र नहीं हो रहा है इन तमाम जद्दोजहद में। इसको कितना गंभीर मानते हैं आप? देखिए, किसी भी देश के लिए, मतलब कोई आज के शब्दों में कहें तो नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्र का मतलब है कि अगर वो डेमोक्रेटिक है तो उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके कुछ बुनियादी उसूल और सिद्धांत होंगे, कुछ इंस्टीट्यूशन होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से बने होंगे, वो सब मिलकर उस राष्ट्र को चलाते हैं जी। जैसे विश्वविद्यालय है। बाबा साहब कहते थे कि मैं किसी राष्ट्र की प्रगति महिलाओं, विश्वविद्यालय, शिक्षा, इसकी स्थिति से नापूंगा कि कोई राष्ट्र, कोई समाज कैसा है, ये इससे तय होगा कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो आज भी अगर हम पैमाना बनाएं कि कोई मॉडर्न स्टेट कैसा होगा, उसकी शर्त यह है कि उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे, ये सब मिल करके अगर सही दिशा में काम करें तब वो राष्ट्र मजबूत होता है। 3 कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका बना दी, वो किस दिशा में काम कर रही है इस पर नजर नागरिक रखें जी। तब लोकतंत्र मजबूत होगा। मीडिया एक स्वतंत्र पिलर के रूप में बनाया गया जिसका फर्ज यह है कि जनता के पक्ष में खड़ा होकर सत्ता से सवाल करे, और मीडिया अब कहाँ खड़ा हो गया, जनता के खिलाफ सत्ता के पक्ष में जनता से सवाल, विपक्ष से सवाल कर रहा है। ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस दिशा में आपको स्टेट को चलाना था आप उधर नहीं ले जाना चाह रहे, और इसीलिए आर्टिकल 51A वो ये कहता है कि नए भारत जो बनेगा, उस नए भारत में हम हर एक नागरिक को साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की कोशिश करेंगे, वैज्ञानिक चेतना। और आज जिस देश में हम हैं वहाँ मीडिया पर एक बाबा बिठा दिया जाते हैं, और बाबा के लिए कहा जाता है, एंकर सवाल पूछता है कि अच्छा तो बाबा जी पर्चा कैसे बनाते हैं आप, तो बाबा जी कहते हैं कि हम ऐसे पर्चा बना दे रहे हैं, आप बैठे देखो पत्रकार, तुम्हारे चाचा का नाम ये है, तुम्हारा अभी नया घर खरीदा चाचा ने, उसका गृह प्रवेश हुआ, जाओ आज के बाद पाखंडी कहना बंद कर देना। अगर वाकई इसके बाद मीडिया क्या बताना चाह रहा है पूरे देश को जी, कि इसका मतलब उस बाबा में ताकत है, तो बता देता चंद्रयान 2 फेल हो जाएगा, 3 कामयाब हो जाएगा जी। तो चंद्रयान 2 पर जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ, वैज्ञानिकों की मेहनत थी, वो बच जाती। बाबा ही पर्चा बना दे कि चंद्रयान भेजने की क्या जरूरत है, मैं तो और आगे बढ़ूं। एक बाबा को टीवी चैनल पर बिठाया जाए और बाबा से पर्चा निकलवाया जाए कि चांद पर क्या क्या है, यही से बता दे। अरे बताओ ना भाई, तुम तो सारा कुछ जानते हो, चांद पर पानी है कि नहीं, जीवन है कि नहीं, और कितने चांद हैं। गैलेक्सी साइंस तो कहता है कि पृथ्वी तो एक छोटा सा कोना है, ये एक सौर मंडल है, ऐसे जाने कितने सौर मंडल हैं, कितनी दुनिया बड़ी होगी, हमें कुछ पता ही नहीं। तो साइंस हर पे आखिर नहीं कहता कि हम आखिरी बात नहीं कर रहे, साइंस रिसर्च करता है। आज ये सही है, कल वाली साइंस अगर डेवलप हो गई तो आज वाला गलत हो जाएगा, कल वाला सही हो जाएगा। तो साइंस, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है और आपके इंस्टीट्यूशन में आप कर्मकांड और पाखंड फैला रहे हैं, तो इसका मतलब देश को चलाने वाले लोग इसे संविधान की दिशा में ले ही नहीं जाना चाहते। बिल्कुल। और एक बहुत गंभीर मुद्दा मैं आपका कटाक्ष उस पर चाहूँगा कि भारत का संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताता है, फिर चंद्रयान चंद्र पर जाता है, जिस दक्षिण ध्रुव पर वो लैंड होता है उसे शिव शक्ति, ये धार्मिक नाम दिया जाता है, जबकि ये सारी दुनिया देख रही है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख है वो कहता है कि आज से उसका नाम शिव शक्ति होगा। तो इस देश के धर्मनिरपेक्षता का क्या होगा? इसीलिए तो इस देश को चलाने वाले लोग पहले दोयम दर्जे के जैसे नेता उनके हुआ करते थे, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल की लीडरशिप, उनके जरिए जैसे तालाब में पत्थर मार के नहीं तरंग देखी जाती है, तो उनके जरिए बयान दिलवाते थे कि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक हैं तो ये हिंदू राष्ट्र होगा। फिर कुछ बाबाओं को ऐसे ले आते हैं, वो टीवी पर बोलते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र है, हिंदू खतरे में है, ये सारी चीज़ें होती हैं।
टॉप लीडरशिप इस पे कोई बात नहीं करती। जैसे इस देश के होम मिनिस्टर से पत्रकार ने पूछा कि लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र होगा, तो क्या हिंदू राष्ट्र किस किताब से चलेगा? तो होम मिनिस्टर कहता है कि संविधान से चलेगा। आज आप प्रधानमंत्री से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे संविधान से चलेगा। टॉप लीडरशिप इस पर कोई बयान नहीं देती, लेकिन वो नीचे से इतना माहौल बना चुकी है कि एक हिंदू डोमिनेंसी वाला फेनोमेना इस देश में पॉपुलराइज कर दो, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट उन्हें मिलेगा। वो मंदिर बनवाएंगे तो उसका भी बेनिफिट लेंगे, वो नई संसद बनाएंगे तो इससे बड़ा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में पहले नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। और संसद का मतलब ये होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और जब उसका उद्घाटन हो रहा है नई बिल्डिंग का, तो राष्ट्रपति है ही नहीं, जबकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, सबसे बड़ी पहली नागरिक जी, क्योंकि वो आदिवासी महिला है ना। महिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो जाति इन्होंने ही बताई थी ना जी, कि पिछले वाले दलित थे, ये वाले आदिवासी महिला हैं, मुस्लिम भी थे। हाँ, तो महिला हैं, आदिवासी हैं, वो कैसे जाएंगी? और वहां सिंगोल रखा जाएगा, वो राजदंड, धार्मिक प्रतीक। आज इस देश के संविधान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा ये है कि इस देश को जो बहुसंख्यक है वो अपने विचार, ख्याल और अपनी मान्यताओं को सबका विचार बना देना चाहता है, लाद देना चाहता है। इसीलिए उनका राष्ट्रपति का अपमान कोई बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ा अपमान इस देश के संविधान का है जी। जब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो बनी है, उसका प्रमुख विवेक देबराय सीधे एक लेख लिखता है कि इस देश के संविधान को बदलना होगा। और प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये सब जो पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, ये सब हटा देना चाहिए। तो इससे आपको संकेत मिल जाना चाहिए कि शिव शक्ति या चंद्रयान जहाँ पर लैंड किया उसका नाम शिव शक्ति रख रहे हैं, ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। पूरे देश को ही एक धर्म विशेष का, जिसकी संख्या ज़्यादा है, उसका देश बना देने पर आमादा है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि इस तरह की छोटी छोटी टेस्टिंग हो रही है कि हम इस विचारधारा को, जो उन्होंने शुरू की थी गणपति के मूर्ति को दूध पिलाने से, फिर गोधरा में उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट गुजरात में किया, फिर मुंबई में किया, और आज इस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि ये छोटे छोटे प्रयोग है, ये कन्वर्शन हिंदू राष्ट्र तक जाएगा या कोई शक्ति इसको रोकेगी? फिर मैं वही कह रहा हूँ, मैं बाबा होता तो एक पर्चा बना देता। तो भविष्यवाणी तो हमसे हो ना सकेगी जी। और हम लोग क्या करते हैं कि विश्लेषण करते हैं कि अगर ऐसा रहा तो ऐसा हो सकता है जी, इसलिए दावा नहीं करते हम लोग। एक कयास लगाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना कमजोर तो नहीं है कि इन लोगों के बदलने से बदल जाएगा जी। ये विश्लेषण का एक छोर तो ये है। इसे एक धर्म का राष्ट्र बना देंगे, हमारे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। हजारों साल का जिस देश का इतिहास हो, कल्चरल डाइवर्सिटी का इतिहास हो, मुगलों का शासन रहा, दिल्ली सल्तनत से लेकर के 1000 ईस्वी से लेकर के अंग्रेजों के आने के पहले तक तो मुगलों और मुसलमानों का शासन था, तो वो तो मुस्लिम राष्ट्र बना ना सके। उसके पहले कुछ लोगों का शासन था, वो हिंदू राष्ट्र बना ना सके। अगर उसे हिंदू राष्ट्र कहते हैं प्राचीन इतिहास को, तो इसी में एक सम्राट अशोक भी तो थे, वो भी बौद्ध राष्ट्र बना नहीं पाए। हाँ, ना उन्होंने कोशिश की, अखंड भारत तो बनाए, अखंड भारत बनाए। और ये वाले अखंड भारत का तो मतलब अब इस पे छोड़ देते हैं। इसका मतलब कोई एक धर्म का राष्ट्र तो ये कभी रहा ही नहीं जी। मल्टीपल आइडियोलॉजी है, और जो धर्म या जो विचारधारा इंसानियत को केंद्र में रखती हो, बराबरी की बात करती हो, समता, न्याय, बंधुता, मनुष्यता, मुझे अंततः एक दिन यही लगता है कि जीतेगी यही। और हमारा संविधान इसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। उसका प्रेम्बल ही कहता है कि हम न्याय, समता, बंधुता देंगे। तो इसलिए मुझे कई बार लगता है कि यार जो हजारों हजार साल से हमने अर्जित किया है लोकतंत्र, उसको ऐसे 2-4 सरकारें पूर्ण बहुमत में आकर के नस्त नाबूद कर देंगी। मन नहीं मानता कि ऐसा होगा, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसमें खतरा बहुत बड़ा दिख रहा है, और वो इतने ताकतवर हैं और कई मोर्चे पर उन्होंने काम किया है। एक तरफ से नहीं हमला कर रहे हैं कि सबको हिंदू राष्ट्र बना देना, वो जातियों के भीतर जातियों को आपस में बांट चुके हैं कि आप ओबीसी हैं तो आपका दुश्मन कौन? ओबीसी के भीतर ओबीसी ही दुश्मन है कि इस जाति वाले ने आपका ज्यादा हक खा लिया,
तो आप आपस में लड़ जाओ, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट से लड़ा दो, एक एक जाति के भीतर अंतर विरोध पैदा कर दिया है, धर्म को हावी कर रहे हैं, एजुकेशन खत्म कर रहे हैं। तो जब एजुकेशन खत्म कर रहे हैं तो चेतना खत्म हो रही है, तर्क विवेक खत्म हो रहा है, और धर्म हावी हो रहा है, अंधविश्वास हावी हो रहा है। तो जब गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी थी तब न सोशल मीडिया था, न इतना पॉपुलर मीडिया था, फिर भी आधा देश तो दूध पिला रहा था। अब पता नहीं आजकल क्यों नहीं पिलाते लोग, मतलब अब उस पर नहीं कोई टिप्पणी करूंगा, लेकिन ये देश ऐसे प्रयोगों से गुजरा है। बिल्कुल। और इसलिए मुझे कई बार इसका खतरा ज्यादा लगता है। मल्टीपल अटैक है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर या आइडिया ऑफ इंडिया पर। आइडिया ऑफ इंडिया पर एक हमला धर्म का है कि हम इस धर्म का राष्ट्र, इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दूसरा हमला इस देश की एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया, सरकारी शिक्षा खत्म हो गई और नई शिक्षा नीति कह रही है कि अब धीरे धीरे देखिएगा, 2-4 साल में दिखेगा। शिक्षा में कोई बदलाव होता तो तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको दिखेगा कि जिसकी जेब में पैसा नहीं है, जो वंचित शोषित जमात का है, अब उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो एक बहुत बड़ी भीड़ तैयार हो गई जो शिक्षित नहीं है, एक बहुत बड़ी भीड़ तैयार हो गई जो बेरोजगार है या किसी मिल में मजदूर है, डेली वर्कर है। तो ये हमला तीसरा रोजगार का। चौथी तरफ आपको बुनियादी चीजों को इतना महंगा कर दिया जाएगा कि आप अपने जिंदा रहने को ही सबसे बड़ा नागरिक होने का हक समझेंगे। तो आप हर तरफ से कमजोर कर दिए गए। अगर सब कुछ कमजोर करके एक धर्म हावी होगा, सांप्रदायिकता हावी होगी, तो मुझे खतरा ये लगता है कि बड़ा नुकसान इस देश का हो जाएगा। बिल्कुल। हम ये सोचते हैं कि किसी भी राष्ट्र, दुनिया का कोई भी राष्ट्र, जिस राष्ट्र में सुरक्षा है और पीस है, शांति है, वही राष्ट्र प्रगति करता है किसी भी क्षेत्र में। लेकिन हम पिछले 9 सालों से देख रहे हैं कि यहाँ की सुरक्षा गायब है। कोई भी अल्पसंख्यक, कोई भी महिला, कोई भी दलित व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, ना किसान ना मजदूर, कोई सुरक्षित। और पीस का, शांति का तो आपको पता है कि कहाँ दंगे भड़केंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। कौन दंगा भड़काएगा, इसके कौन, ये 2 चीज़ें गायब है। फिर भी शेष जो नेतृत्व है वो कहता है कि विकास विकास, तो विकास होगा कैसे? अब देखिए, एक शेर बड़ा मौजूद है कि जब चुना ही था कत्लेआम का हुनर देखकर जी, तो आश्चर्य क्या है लाशों का शहर देख। क्या बात है। तो जिन लोगों को आज सत्ता मिली है इस देश में, जब से संविधान लागू हुआ, बहुत पीछे नहीं जाते हैं जी, संविधान लागू होने के बाद इस देश ने अच्छे प्रधानमंत्री देखे, खराब देखे, झूठ, मतलब कई जगह पे फेल हुआ, कोई प्रधानमंत्री कामयाब हुआ। लेकिन आज जो दौर है इस देश में, वो ऐसे लोगों का दौर है कि जिनको इस बात के लिए ही पहले दुनिया जानी कि इनका रिश्ता दंगों से बड़ा गहरा है। भले आज आप बड़े पद पर पहुंच गए, आपने सारे केसेस बंद हो गए, आप सब में बरी हो गए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे हैं, तो वो जैसे मुख्यमंत्री बने अपने सारे केस हटवा लिए। तो जिनके पास पावर होती है वो सब तो ये करते ही हैं जी। और जैसे जो उनकी पार्टी में नहीं है, बाहर है, तो ईडी सीबीआई भेजा जाएगा, जब उनकी पार्टी में आ जाएगा तो वो एकदम वॉशिंग मशीन से निकल आएगा। इस सब को छोड़ देते हैं। लेकिन कहना ये है कि बहुत अलग अलग दौर इस देश ने देखे हैं, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी मुश्किल है, हिंसा, नफरत, इसको एक देश का नौजवान के सामने एक मेन आइडियोलॉजी की तरफ पेश कर दिया गया है। चौराहे पर हिंसा हो रही है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ऊना सहारनपुर हो रहा था जी, शब्बीरपुर हो रहा था, दलितों को सरेआम पीटा जा रहा था, हत्याएं हो रही थी। रोहित वेमुला हो चुका था, सांस्थानिक हत्या, डॉक्टर पायल तड़वी हो चुकी थी। प्रधानमंत्री का बयान आता है कि मेरे देश के दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। क्या इससे दलितों पर अन्याय अत्याचार रुक गया? बिल्कुल नहीं। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को एक बयान दे देने से उसके काम का दायित्व तो निभ गया? नहीं हुआ। इसका मतलब आप फेल हैं कहीं पर, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो रुके, आपकी मंशा नहीं। लेकिन चूंकि चेहरा बचाए रखना है, आपको डेमोक्रेटिक दिखना है, आप हिटलर तो दिख नहीं सकते सीधे सीधे, क्योंकि संविधान है, तो थोड़ा संविधान भी बचा रहे, थोड़ा मैं भी अच्छे चेहरे में बचा रहा हूँ, तो खुल करके वो बातें अब नहीं होती, अंदर अंदर होती हैं। दलितों पर अत्याचार नहीं रुका, क्योंकि आप इस गैर बराबरी को, जातिगत गैर बराबरी को कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके हितों को के रक्षक हैं जो इसका लाभ लेता है, जो ताकतवर तबका है। इसी तरह से ताकतवर तबका कौन है? पूंजीपति।
जाति में कुछ लोग ताकतवर हैं, आर्थिक लिहाज से कहें तो पूंजीपति ताकतवर हैं, तो पूंजीपति के हित में नीतियां बनाई जाएंगी और जनता को कमजोर किया जाएगा। देश बेचते बेचते पूरे देश में जो अपना दोस्त है उसको दुनिया का दूसरा अमीर बना देंगे, लाखों करोड़ रुपए का उसका टैक्स माफ कर दिया जाएगा और आपका टमाटर 250 रुपया हो जाएगा और चुनाव करीब आते आते 200 रुपये सिलेंडर पे कम हो जाएगा और उसका भी प्रचार होगा। तो ये जो हो रहा है ना, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि असल में देश को भीतर से खोखला किया जा रहा है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। थोड़े से लोगों के पास जो पावर थी, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको धीरे धीरे सबको देना शुरू कर दिया। अब वापस उनका शासन आया है कि जो फिर से ये सबको पावर मिल रहा था, जैसे हम और आप अदने से लोग, आप आवाज इंडिया चला करके तमाम कमजोर वंचित शोषित की खबरें दिखा कर लोगों में कॉन्फिडेंस दे दिए। हमारे जैसे लोग बिरसा, फुले, अम्बेडकर, पेरियार को पढ़ करके आंख में आंख डाल करके सवाल करने लगे। ये डेमोक्रेसी की पावर है ना, हमारी और आपकी जी। तो जो पावर में है उसको ये पावर चुभती है कि ये लोग भी सवाल हमसे पूछ रहे हैं, तो फिर वो पावर का सेंट्रलाइजेशन कर रहा है। तो उसके लिए हिंसा बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि कहीं आग लगेगी नहीं तो लोग लड़ेंगे नहीं, लोग लड़ेंगे नहीं तो सवाल पूछने लगेंगे। बिल्कुल। तो ये है। आपने हिंसा का जिक्र किया। रिसेंटली हम पिछले 3-3.5 महीने से इसी देश का एक भाग है मणिपुर, वहाँ कंटिन्यू हिंसा देख रहे हैं। और इतना नहीं, इतनी बड़ी घटना है कि महिलाओं को नग्न करके उनको घुमाया गया, उनकी हत्या हुई और आज भी आदिवासी जमात जो है वहाँ वो सुरक्षित नहीं है। और फिर हमारे जो सर्वोच्च पद पर बैठे हमारे पीएम हैं वो मन की बात करते हैं। इस 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से भाषण दिया, तमाम सारी चीज़ों के बारे में वो बोलते हैं। चंद्रयान जब चल रहा था तो सारा उपक्रम तो लाइव आ गए, लेकिन मणिपुर और इस तरह की घटना के बारे में उनकी ज़बान बैठ जाती, या उसको हिंदी में कहते हैं कि मुंह में दही जम जाना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बात क्यों नहीं करते? वो नहीं, बात करते हैं, मन की बात करते हैं बेसिकली जी। तो उनके मन में जो बात है वो करते हैं। उनके मन में नहीं है कि मणिपुर में आग लगी है, उनको लगता है कि ठीक है ही है। हाँ। उनको दो कम्युनिटी को आपस में लड़ाना है जी, लड़ रही है। लेकिन हाँ, फिर लोग सवाल ज़्यादा पूछते हैं, तो कभी लाल किले के भाषण जैसे एक बड़े मौके पर 1-2 अपील कर देनी है जी कि मणिपुर के साथ पूरा देश है। हमारी तरफ जैसे भूखा आदमी रोटी मांगने जाए और जो रोटी दे सकता है या जिसने रोटी उसकी छीन रखी है वो कहे कि देखो भूख बहुत खराब चीज़ है, भूख के खिलाफ लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम्हारा काम है रोटी देना जो तुम्हारे हाथ में है, जो शायद तुमने उसी से छीन ली है। तुम वो रोटी ना देकर के उसको भाषण दे रहे हो। ये काम इस देश में बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग कर रहे हैं। केवल एक की बात नहीं कर रहे हैं जो सबसे बड़े हैं, ये सारे को यही सिखा दिया इन्होंने। यानी आप सोचिए कि लाइव टेलीकास्ट इसरो का हो रहा था, आप उसमें बीच में आगे झंडा फहराते हुए, कोई बात नहीं, देश के प्रमुख हैं, ठीक है, आप बधाई दे रहे थे वैज्ञानिकों को, आपने ठीक किया। ये आपके नाम का पोस्टर कौन लगवा रहा है पूरे देश में कि इनके होने के चलते, इनके प्रधानमंत्री होने के चलते चांद पर हमारा जहाज उतर गया? ये पोस्टर लगे हैं कि नहीं? लगे हैं, हर पूरे देश में लग रहे हैं जी। इसका मतलब कि आप अंदर अंदर कुछ और खेल खेलते हैं। आप सामने से आकर और 2 दिन बाद आप आकर के इसरो के वैज्ञानिकों के बीच में रोते हैं। मतलब इतना, मतलब अब रोना, मैं रोने को बहुत सहज मानवीय क्रिया मानता हूँ जी, लेकिन इस तरह से रोना, कोई भी मनुष्य है तो जितना सहजता से वो हंसे, उसके मनुष्य होने की शर्त ये है कि उतनी सहजता से वो रो भी सके। हमारे यहाँ रोने का अधिकार या रोने का जो काम था वो महिलाओं के जिम्मे छोड़ दिया गया, तो इसको ग्लैमराइज किया गया कि मर्द रोते नहीं। तो एक ऐड बना कि मर्द रुलाते हैं। अच्छा, तो इसलिए इस सब नैरेटिव में मैं नहीं जा रहा। रोना सहज है, कोई भी रो सकता है, हो सकता है दिल से रो रहे हों, लेकिन वैज्ञानिक अपना काम करके कामयाब हो गए, वो जगह तो रोने की नहीं थी, भावुक होने की। रोने की उस दिन जरूरत थी जिस दिन 2 महिलाओं को घुमाने का वीडियो इस देश में, बिल्कुल उस दिन रोते हुए पूरे देश के सामने ये बात कहनी थी कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, क्योंकि मेरी जिस बेटी के लिए मैंने नारा अपने सरकार में दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, मैंने नारा दिया था। और मेरे सामने जब ये बेटी के साथ हुआ तो मुझे उस दिन रोना चाहिए था।
और जब ये नहीं होता तब इसका मतलब मुझे लगता है कि रोना एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन है उनका, वो सहज नहीं है। उनको पता है कि इस देश की जनता भावुक है, कुछ दिन बाद मणिपुर को भूल जाएगी जी। कुछ दिन बाद हिंदू मुस्लिम कहीं कोई दंगा होता है, दंगे में आजकल ट्रेंड चल रहा है, बाहर से एक भीड़ जा रही है, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, कट्टरता एक तरफ से नहीं बढ़ती, दोनों तरफ से बढ़ेगी। आप किसी को रोज कट्टर बन के चिढ़ाओगे तो दूसरी तरफ भी कट्टरता मजबूत होगी, और इन दोनों तरह की मजबूत होती कट्टरताओं का फायदा एक ही को होगा, जिसको कुर्सी मिलनी है। तो इसलिए वो ये सब तो कर रहा है, इस सब पर रोएगा नहीं। आपका काम रोने वाली जगह का है ही नहीं, आपके हाथ में ताकत है। एक फैसला आपका ऐसा हो कि कोई रो रहा है तो उसके आंसू पूछ जाएं, इसलिए आपको इतना बड़ा ओहदा दिया गया भाई जी। आप भी रो रहे हो, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो भी रो रहा है, सारा देश रो रहा है, सारा देश रो रहा है, तो आंसू कौन पूछेगा? इसका अर्थ ये है कि चाहे मणिपुर हो, मणिपुर जैसी घटनाओं का होना इस देश की बुनियाद को हिलाना है। आप दो कम्युनिटी में इस तरह से लोग हथियार लेकर के खेमे बट गए हैं, कई भी दंगा होता है तो उसके शिकार महिलाएं और बच्चे होते हैं। आज मणिपुर में उसका सामना दिख रहा है, और नौजवान को सबसे ज्यादा बरगला दिया गया है, चाहे वो धार्मिक जुलूस में एकदम तलवार और कट्टा लहराता हुआ नौजवान है। खोज कर देखिए, मैं तो दावे कर रहा हूँ, सर्वे कराओ। अब जाति जनगणना नहीं कराएगी ये सरकार, जाति के नाम पर खूब वोट लेगी लेकिन जाति जनगणना नहीं कराएगी। लेकिन एक बार ये जनगणना तो करा लो कि जितने जुलूस में जा रहे हैं तलवार लहरा करके किसी भी धर्म के, बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं, इनके पास रोजगार नहीं है। ये नेताओं के बच्चे भी नहीं है जो विदेश में पढ़ने जाएं। ये बरगलाई हुई भीड़ है जिसके पास कुछ भी नहीं है, 500,000 रुपया दे दिया गया है या कोई काम नहीं है, तो इनसे पूरा देश में ऐसे ऐसे माहौल बनवाया जा रहा है और आग लगाई जा रही है, क्योंकि इससे कुर्सी पाने में फायदा होता है। इसलिए प्रीतम जी ये सब मामला है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात और एक है कि जिस तरह से राहुल गांधी को मोदी नाम से गुजरात में एफआईआर की जाती है, कोर्ट में केस चलती है, उनकी सदस्यता तक रद्द होती है, फिर उच्च न्यायपालिका कहती कि नहीं ये फैसला गलत था, उनको बहाल की जाए। वो जाते हैं और एक जस्ट फ्लाइंग किस उनसे ऐसा एक बर्ताव संसद में होता है, और सारी बीजेपी की महिलाएं जो है वो उनके खिलाफ कि ये अभद्र बातें इन्होंने की। लेकिन वो महिलाएं, जब यूपी में लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, मणिपुर में अत्याचार होता है, पूरे देश में लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, तो उनके खिलाफ वो महिलाएं कुछ नहीं बोलती और राहुल गांधी के खिलाफ बोलती है। ये जो वातावरण तैयार किया जा रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये इस देश में जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है, नागरिक बोध पर खतरा है। हाँ, हमारे देश के नागरिक अब शायद धीरे धीरे और कमज़ोर कर दिए जा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो नागरिक भी हैं कि नहीं। जैसे उनका अधिकार है सवाल पूछने का, सवाल आप तब पूछेंगे जब समझदारी आएगी। अगर आपके पास कोई समझदारी नहीं है तो फिर आप सवाल कैसे पूछेंगे? भीड़ का हिस्सा बनेंगे। नहीं तो इन नेताओं से एक सवाल होना चाहिए, जो सवाल हम और आप बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल। लेकिन हमारे देश में अब ये हो रहा है कि कुछ दिन बाद लोग भूल जा रहे हैं ये सब। अच्छा, आप 400 रुपए सिलेंडर था, कितनी बार इस देश की जनता पूछ चुकी कि आप सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर गई थी। 1200 हुआ तो क्यों नहीं उतरते? अब इसका जवाब कभी कोई नहीं देगा। इस देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल लगातार पूछा गया कि 15-15 लाख रुपया अकाउंट में क्यों नहीं आया? हाँ। काला धन क्यों नहीं आया 100 दिन में? 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आया? आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उन्हीं की सरकार, तो क्यों महंगाई में 250 रुपया पेट्रोल, 250 रुपये टमाटर, 200 रुपये सरसों का तेल, 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल डीजल? कोई सवाल नहीं, और सवाल हो भी रहे हैं जहां वहां जवाब नहीं है, क्योंकि मीडिया उनके साथ खड़ा मैनेज्ड है। इससे जो नागरिक बोध था, जो सवाल करता था, जो अपना हित अहित समझता था, वो नेता का फैन नहीं था कि ये अब भगवान के अवतार आ गए, इनसे सवाल नहीं करना है, ये जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। एक तबके को खुश किया गया कि मुसलमानों को ठिकाने तो लगा रहे हैं, भले कुछ ना करें, भले 500 रुपया पेट्रोल होगा, वोट इन्हीं को देंगे जी, भले 200 रुपया सरसों का तेल 500 रुपया हो जाएगा, हम वोट इन्हीं को दें। एक ऐसा वर्ग तैयार किया गया, जो उन्हीं के फेवर में नीतियां बना रहे हैं। लेकिन फिर भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी है जो कम से कम इस तरह नेताओं से पूछ सकती है कि आप महिला हैं, आपने फ्लाइंग किस, और जबकि वीडियो आ गई कि पता चला कि वो तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। शायद वो कुछ, मैं मान लीजिए मैं देख रहा हूँ वो वीडियो, तो मुझे ये लग रहा है कि स्पीकर से करें, मुझे बोलने तो दो। हाँ। अब कल को इस तरह की सारे को क्या बना दिया जाएगा? इसका मतलब ये है
कि इस देश के संविधान का और संसद का यह अपमान है कि इस तरह की उथली बहसें वहां पर वो लोग कर रहे हैं जो लोग चुने गए थे इस देश में राजनीति करने के लिए। इसका मतलब अगर ये वो करने में कामयाब हो गए तो यही मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि इसका मतलब इस देश का नागरिक बोध खत्म हो गया। वरना ये सवाल चौराहे पर पूछा जाना चाहिए कि आपने मणिपुर की महिलाओं, हाथरस की बेटी पर एक लफ्ज क्यों नहीं बोला। आप राजस्थान पर भी बोल लेती हैं क्योंकि आप लोग को तो ये होता है ना, आप काउंटर बैलेंस करते हैं जी। वो कहेंगे मणिपुर तो आप कहेंगे राजस्थान, हाँ, वो कहेंगे यूपी तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़। भाई हम एक नागरिक बोध की बात इसलिए कर रहे हैं, अगर राजस्थान में एक दलित मारा जाएगा तो एक एक्टिविस्ट, एक जिम्मेदार नागरिक सरकार नहीं देखेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया देश आज़ाद हो गया तो एक वाकया ये है कि नहर रेटा आंदोलन करते हुए जेल चले गए। उनके लोगों की सरकार थी, उन्हीं के चाहने वाले लोग सरकार में थे। बाहर आए तो वो लोग कहे कि अरे भाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आप कैसे आदमी अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या सरकार किसी की नहीं होती, और जो समाजवादी मूल्य है, जो संविधान का नागरिक बोध है, वो हमेशा प्रतिपक्ष में जनता के साथ खड़ा होता है। बिल्कुल। अगर जनता के खिलाफ कोई नीति बनेगी तो हमारी ही सरकार क्यों ना हो, उसके खिलाफ आंदोलन करना हमारा फर्ज है। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो अंबेडकर ने जिस भारत को बनाया या जैसा भारत बनाना चाहते थे, नागरिक बोध वाला भारत, लोहिया जैसा भारत बनाना चाहते थे, मंडल आंदोलन जैसा भारत बनाना चाहता था, ये सब तो तहस नहस हो गया। इसलिए कौन जाएगा उस नेता से ये सवाल पूछने कि तुम फ्लाइंग किस पर बोल रही हो, महिला पर नहीं बोल रही हो। उस महिला को पता है कि मैं ये सब बकवास करूंगी फिर भी मैं जीत जाऊंगी, तो वो क्यों बोले। यही जीत है। और एक महत्वपूर्ण और सवाल है कि यूपी जैसे राज्य में या किसी और राज्य में कोई गुनाह करता है तो बुलडोजर उस पर चला जाता है, कोई क्राइम करता है तो उसको सीधा अंदर। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी बोलने की जो आज़ादी है, उसके चलते कई लोग आज भी जेल में हैं। उसको राष्ट्रद्रोह कहा जाता है, राष्ट्रद्रोही उनको करार किया जाता है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि सलाहकार मंडल का एक जो सदस्य है वो आर्टिकल लिखता है देश के संविधान के खिलाफ, मतलब देश के खिलाफ। यहाँ के जो साधु है, संत है, वो कहते कि अब संविधान बदलेगा और हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, मनुस्मृति लाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, रोज गुनाह कर रहे हैं। उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है? बुलडोजर का अपना दिमाग तो होता नहीं जी। बुलडोजर तो मशीन है। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने जब देखा कि मैंने तो खोज की थी डायनामाइट की या पहाड़ तोड़ने के लिए कि दुनिया और आसान हो इंसान के लिए, तुमने इससे खराब काम किए, बम बना दिए, तो अब इस पर कुछ नहीं, अब ये छोड़ दो, अब इसको उस पैसे से वो शांति का नोबेल और बाकी फिर बढ़ता गया, बाकी नोबेल दिया जा रहा था। क्योंकि उस खोज करने वाले को दुख हुआ कि जिस काम के लिए खोज किया था वो तो हुआ नहीं, उसका दुरुपयोग होने लगा। जी। बुलडोजर मिट्टी खोदने वाली मशीन है यार, कोई निर्माण करने वाली मशीन है। विध्वंस करती है ताकि वहां पर कोई निर्माण हो सके। जी। और तुमने निर्माण की हुई चीजों को विध्वंस कराने की एक मशीन से बना दिया, क्योंकि उसके पास अपना दिमाग नहीं था। और कुछ लोगों ने ये देख लिया कि इस देश में बाकी लोगों के पास भी अपना दिमाग नहीं है, क्योंकि कोरोना में जब उसने कहा कि ताली बजाओ, लोगों सब ताली बजा के गो कोरोना गो, थाली बजाए, थाली बजाओ। उसने कह दिया दिवाली मनाओ, जला दिए सब इधर उधर, सब पता नहीं क्या क्या जल गया। उसने टेस्ट कर लिया है कि इस देश की जनता को कुछ भी कराया जा सकता है। जैसे वो वाली टेस्टिंग हुई थी गणेश की मूर्तियों को दूध पिलाने की, वो टेस्टिंग थी, नहीं तो आज भी पिलाते ना भाई। बिल्कुल। तो मैं और उस पर नहीं बोलूंगा। मेरा कहना यह है कि ये सब टेस्टिंग देख के ये कह दिया गया कि इस देश के लोगों को मजा किस में आ रहा है, हिंदू मुस्लिम में, मंदिर मस्जिद में, कब्रिस्तान पाकिस्तान में, वोट भी वो उसी पर दे रहे हैं। तो संविधान बचाने की चिंता कौन करेगा? वो हमारे आप जैसे थोड़े से लोग जो जागरूक लोग हैं, हमारे आप में से कुछ लोग ज्यादा जागरूक होंगे तो जेल में है। बिल्कुल। जो बुलडोजर चला है ना, आप सोचिए ना, मेरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैनी बाबू हैं, यलगार परिषद भीमा कोरेगांव के नाम पर उनको जेल में डाल दिया। बिल्कुल। और रिपोर्ट आ गई है कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे वो ले गए, उसमें मेल डाल दिया और बाहर से मेल डाल करके इम्प्लांट करके उनको जेल में डाले।
इस देश में आज भी जेलों में सबसे ज़्यादा निर्दोष कैदी, निर्दोष मैं अपने पॉलिटिकल टर्म में कह रहा हूँ जी, यानी साबित नहीं हुआ है कि वो गुनहगार हैं, फिर भी ट्रायल पे है। ट्रायल पर हैं और रिपोर्ट आ गई है कि गुनहगार वो नहीं है, फिर भी वो जेल में है। मणिपुर की जिसने वीडियो लीक की उसके ऊपर मुकदमा हुआ। मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका ने एक मुस्लिम बच्चे को खड़ा करके ये कहते हुए कि मुसलमानों को तो वहीं भेज देना चाहिए, उसके सहपाठी बच्चों को खड़ा करके कहा कि इसको मारो, जोर जोर से मारा। वो नफरत जो गांव में लगाई गई थी स्कूलों तक पहुंच गई। उसके वीडियो को जिसने ट्वीट कर दिया उसके ऊपर मुकदमा हो गया कि तुमने आइडेंटिटी इस बच्चे की लीक कर दी। उस मास्टर पर कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि वो सच बोलेंगे और मारे जाएंगे और जो झूठ बोलेंगे वो आका बनाए जाएंगे। तो बुलडोजर डराने के लिए लाया गया कि और बुलडोजर अपना दिमाग नहीं रखता, वो जहर जो नेता लोग हैं उनका हिसाब से चलता है। वो बुलडोजर किसी घर और इमारत पर बाद में चला, वो इस देश के संविधान पर पहले चला। आप गिरा ही नहीं सकते। ट्रायल का शर्त रखी हुई है, जांच होने देते, सजा होने देते, और तब भी इस देश में बुलडोजर किसके ऊपर चला। सबसे बड़ा अपराध आज के देश में कोई है कि राष्ट्रद्रोह है, और राष्ट्र होने का मतलब भारत का संविधान है। और आपके सवाल में ही वो निहित था। बड़े बड़े बाबाओं की वीडियो इस देश में वायरल है जो कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र हम बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र है, भारत का संविधान बदलना है। मैं छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह गया हूँ। महाराष्ट्र में हम बैठे हैं, पूरे देश में इस बात की आग लगा दी गई है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। और देखिएगा इसका अगर लहर चल गई तो फिर फायदा उन्हीं का होगा। बिल्कुल। इसलिए जो लोग इंडिया गठबंधन या बाकी लोग जो भी संविधान को बचाना चाहते हैं, ये उनका आखिरी इम्तिहान है। बिल्कुल, उसी पर मैं आ रहा था कि जिस तरह से हम पूरे देश में, ये आखिरी चर्चा का विषय है हमारा इस चर्चा में, कि जिस तरह से हम पूरे देश में देख रहे कि जातीयता, धर्मांधता, एक दूसरे के खिलाफ आक्रोश, गुस्सा, और जिस तरह से संविधान को ख़त्म करने का और एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको भी धीरे धीरे किस तरह से ख़त्म करने का या आम जनता को उस सिस्टम से दूर ले जाने का ये जो षड्यंत्र है। और इस तरह से आपने जिक्र किया कि एक नया इंडिया गठबंधन बन रहा है, बहुत सारे संविधान को मानने वाले बहुजन विचारधारा के लोग, लोहियावादी, समाजवादी, अम्बेडकरवादी, गांधीवादी, ये लामबंद अगर हो जाए तो 2024 का चित्र क्या होगा? देखिए, एक चीज़ होती है ना, एक किस्सा सुनाता हूँ, वैज्ञानिक किस्सा है, मैं पाखंडी किस्सा तो सुनाएंगे नहीं। विज्ञान में एक प्रयोग हुआ जी। एक मेढक को बहुत ज़्यादा गर्म पानी में जैसे ही डाला गया वो कूद के भाग गया बर्तन से, क्योंकि गर्म पानी को वो बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर प्रयोग बदला गया, ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में डाला गया, धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ाया गया, थोड़ा और गर्म में डाला गया, थोड़ा बर्दाश्त कर लिया कि ये उतना गर्म नहीं है, फिर थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया गया, फिर वो थोड़ा बर्दाश्त कर लिया, बढ़ाते 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 जब उस टेम्परेचर तक पहुंचा जो उसके बर्दाश्त के काबिल नहीं था, तो उसे उछल जाना था, मगर बर्दाश्त करते करते अब उसकी उछलने की ताकत ही खत्म हो गई थी कि वो उस पानी से निकल पाए। इस देश में इस समय यही हो रहा है। अगर डायरेक्ट कोई चीज़ हो गई, भारत में इमरजेंसी लागू हो गई, भारत सड़कों पर उतर गया कि नहीं भाई, ये जो तानाशाह प्रधानमंत्री, इसको बदल देना है, और लोगों ने उसको हरा दिया, लोकतंत्र बच गया, क्योंकि सीधे पानी गर्म कर दिया गया था। वहां से अगले तानाशाहों ने यह सीख लिया, पानी तेजी से गर्म नहीं करना, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना, थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम करना है, थोड़ा सा जो है स्कूल कॉलेज धीरे धीरे बर्बाद करने हैं, धीरे धीरे सरकारी नौकरी बर्बाद करनी है, धीरे धीरे सरकारी हॉस्पिटल को बर्बाद करना है। अब ये इतना धीरे धीरे होता गया कि अब इस देश में ये इम्तिहान आखिरी है कि अब टेम्परेचर गर्म हो चुका है, उछल गए तो बच जाओगे, नहीं उछले तो मारे जाओगे। बिल्कुल। यही बात पॉलिटिकल पार्टियों पर भी लागू हो रही है। भाई, तुम्हारी पार्टियां तोड़ ली उन्होंने, ईडी, सीबीआई और ये जो बाकी हैं बीजेपी और इनके अलायंस के प्रचार संगठन, जैसे कहीं होता है ना कि दूत पहले जाता है बाद में राजा आ जाता था, तो ये सब दूत हैं। ये पहले जहाँ चुनाव होता है वहाँ पहले दूत भेज दिए जाते हैं, ईडी, कि हाँ ईडी, सीबीआई, जहाँ जहाँ चुनाव है। अच्छा, चुनाव जहाँ हो गया, सरकार नहीं बनी,
बनाएगी कैसे? तो खरीद लो, जो नोटबंदी से पैसा कमाया गया है, जो जीएसटी से पैसा कमाया गया है। अगर ये सब खेल इस देश की जनता को नहीं समझ में आ रहा है, चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं। अच्छा, तुमने कहा कि भाई पहले भी कांग्रेस ये करती थी, तो कांग्रेस को उसका सबक सिखाया ना। जी बिल्कुल। तो जो अब कर रहा है उसको उसका सबक नहीं सिखाओगे? वो वाला पाप पाप और हमारा पाप पुण्य हो गया। इसलिए क्योंकि ये विष्णु का अवतार है जो ये कर रहे हैं। इसलिए अभी टेम्परेचर पूरी तरह बढ़ चुका है। कोई भी समझदार राजनेता होगा वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं सबसे अलग लड़ूंगा। नहीं भाई, आपकी पार्टी तोड़ ली जाएगी। और हो सकता है आपके ऊपर इतनी फाइल बना दी गई हो कि आप कुछ ऐसा काम करें कि सत्ता वाले को फायदा हो। इस समय बिना डरे इस देश को बहुत कुर्बानी देकर बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, गांधी, भगत सिंह, जाने कितने अनगिनत लोगों की कुर्बानी से एक खूबसूरत मुल्क बना था। इसमें कमियां थीं, बुराइयां थीं, लेकिन वो इतना बुरा कभी नहीं था कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो, नफरत की आग लगा दो। कोई भी सिस्टम बचा नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं बचा है, कोई जुडिशरी तक के तमाम फैसलों पर आप संदेह कर सकते हैं कि यार आज फैसला सुना रहे हो, कल राज्यसभा जा रहे हो, तो राज्यसभा जाने के बाद पहले हो गई रही होगी तो फैसला उसके मुताबिक नहीं सुनाया। बचा क्या है इस देश में? मीडिया बची नहीं आपकी। इसका मतलब अगर आपको इस मुल्क से मोहब्बत है तो न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाइए। और न्यूनतम सहमति यानी चलो यार, बड़े बड़े मुद्दों पर कई जगह पे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन इस पर तो सहमत हैं कि इस देश का संविधान नहीं बदलने देंगे। बिल्कुल। इस देश में हिंदू राष्ट्र इसको नहीं बनाएंगे। इस देश में सरकारी शिक्षा, सरकारी रोजगार तो बचा रहने देंगे। इंसान इंसान में मोहब्बत तो बचाएंगे। इतने पर ही अगर एकजुट होकर के आप बचा पाएंगे तो सबको झोंक करके ईमानदारी से लड़ने की जरूरत है। जैसे इंडिया गठबंधन बन गया तो केवल नेताओं के गठबंधन करने से वोट नहीं मिलता है। कई तरह के करप्शन अब नीचे हो गए हैं कि आपकी डेमोक्रेसी भीतर से कोलैप्स कर चुकी है, भीतर से इतना कमजोर हो गया है। इसलिए मेरा कहना यह है कि ईमानदारी और त्याग, ईमानदारी मुद्दों को लेकर अगर कांग्रेस भी करेगी जाति जनगणना होनी चाहिए, अगर सपा भी कह रही है, बसपा भी कह रही है, आरजेडी भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, तो एक काम करो, हिंदू होने की पिच पर तो आप बीजेपी को नहीं हरा पाओगे कि वो हार्ड हिंदू, आप सॉफ्ट हिंदू। आप मंदिर बनवा करके, उससे बड़ा मंदिर तो आप बनवा के उसका वोट नहीं ले पाओगे। दंगा आप करवाना नहीं चाहोगे, अगर आप भी दंगा कराओगे तो उसमें और आप में अंतर क्या है? तो इसका मतलब जो पिच बीजेपी की है, अगर उस पिच पर आप चुनाव लड़े तो आपकी हार तय है। इसलिए आपका चुनाव की जीत ये होगी कि आप अपने मुद्दे पर उन्हें पूरे चुनाव को खींच ले। जैसे बिहार में हुआ, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई जैसे एक जमाने में मुद्दे हुआ करते थे जिन पर आज अगर सारे विपक्षी गठबंधन 2-3 मुद्दे बना लें। पहला मुद्दा बना ले कि हम जाति जनगणना कराएंगे। बीजेपी को आज हिम्मत नहीं है कि वो जाति जनगणना का विरोध कर दे। जाति जनगणना का दबाव इतना मजबूत हो गया है कि वो जनगणना ही नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो जाति जनगणना तो कराना नहीं चाहते, क्योंकि पोल खुल जाएगी। तो इस तरह के कुछ मुद्दे बनाएं और महंगाई है, बेरोजगारी, संविधान केंद्र में रखें, महंगाई बेरोजगारी केंद्र में रखें, जाति जनगणना जैसे मुद्दे को फ्लैश करें और एकजुट होकर के एक ऐसी रणनीति बनाएं जिसके केंद्र में है कि हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल, तब जाकर के आप जीत पाएंगे, वरना तो फिर ये जो आग लगी है इसकी लपट तो सब तक चली जाएगी। बिल्कुल, ये जो आग लगी है इसकी लपट सब तक जाएगी और इस देश को बचाने के लिए त्याग, बलिदान और सब विचारधाराओं का एकीकरण, जो संविधान बचाना चाहते हैं, जो देश और इस मानवता को बचाना चाहते हैं। बड़ी ही बेबाकी से डॉक्टर लक्ष्मण यादव इन्होंने हमसे बात की। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।